आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान रिपोर्ट्स भी थे कि मतलब पार्टी में इनफाइटिंग हुए थे। ये कितने सच है और क्या ये विकास के का मतलब जो रास्ते में आते हैं? कोई सच्चाई नहीं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I am with Mr. Tirath Rawat, who is the former Chief Minister of Uttarakhand and Member of Parliament from Garhwal. Thank you for joining us, sir. थैंक यू, धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल सीधे जाते हुए कि सर आप चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के 4 महीने के लिए। आपको इसके बारे में क्या कहना है, आपके टेन्योर के बारे में का मतलब क्या क्या हुआ और आप कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए? देखिए, पार्टी ने बहुत कुछ दिया और मैं आज जहाँ हूँ वहाँ यदि मैं पहुँचा हूँ तो पार्टी के नेतृत्व के कारण पहुँचा हूँ। तो मैं उत्तर प्रदेश में भी एमएलसी रहा, उत्तराखंड में विधायक रहा, मंत्री रहा, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय मंत्री रहा, विभिन्न दायित्वों पे रहा, सरकार के भी और संगठन में भी, और सांसद भी रहा। सांसद के साथ साथ मुझे कल्पना नहीं थी कि मुझे मुख्यमंत्री बना करके उत्तराखंड में भेजा जाएगा, सोचा भी नहीं था। लेकिन जब नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बना के भेजा तो फिर मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। मेरे सामने वहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ थीं। कुंभ सामने था और जाती कोविड जो सेकंड वेव था, और वो सेकंड वेव बड़ा खतरनाक, तो उसको भी पूरी तरह ठीक किया, राहत दिलाने काम किया प्रधानमंत्री मोदी जी के जो पद चिन्हों पर चलकर। लेकिन कुछ दिन बाद ये एक संवैधानिक संकट हमारे सामने था, क्योंकि मैं सांसद था, मैं उस विधानमंडल का सदस्य नहीं था, और उस विधानमंडल दल का यदि सरकार में रहना है, विधानमंडल दल में, तो वहाँ का सदस्य होना जरूरी था। मैं उसका सदस्य नहीं था, तो सदस्य नहीं था तो स्वाभाविक कि मेरे सामने एक संकट था, पहले सदस्य मुझको बनना है, और उसके लिए मुझे चुनाव में जाना, और 6 महीने के अंतराल में मुझे चुनाव में जाना ही जाना था। तो जब चुनाव में जाना था तो 48 दिन 50 दिन पहले प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, वो कार्यकाल समय। तो उसमें जो ये कोविड का दौर था और कुछ एक ऐसा संकट सामने कि अपना जो 1 साल से पहले उपचुनाव होने हैं, जिनका 1 साल रह गया चुनाव का, स्टेटों का, तो वो चुनाव में नहीं जा सकते। आप कह रहे थे कि कोविड की वजह से जो बाय इलेक्शन आपको कंटेस्ट कर सकते थे, आप वो नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, वही मेरे सामने एक संवैधानिक संकट। 2 बाय इलेक्शन सीट खाली थे जब आप मुख्यमंत्री का पद लिया था। मुझे पहली बात तो ये कि बहुत सारे हमारे विधायक ऐसे होंगे जिन्होंने स्वयं लिख करके भी और स्वतः दे दिया था कि हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ऐसे 10-12 विधायक थे जो कह रहे थे वो अपनी सीट आपके लिए छोड़ रहे हैं, और लेकिन साथ साथ 2 ऑलरेडी प्रकृति ने 2 विधायक भी हमसे छीन लिए थे उत्तराखंड से, तो वो भी खाली थी। लेकिन ये संवैधानिक संकट हमारे सामने, तो 151 और 100 अपना ऐसा करके जो था, तो उस के अंतर्गत लड़ना नहीं हो पा रहा था, और इसलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आप चाहते कि आप कंटिन्यू कर पाते मुख्यमंत्री? ये संवैधानिक संकट नहीं होता तो निश्चित था कि मेरा केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे भेजा, तो स्वाभाविक था कि आगे चुनाव था कि आगे उसके लिए था। लेकिन अगर कोविड नहीं था तो फिर आप चीफ मिनिस्टर के पद पे, ये स्वाभाविक मैंने कहा ना कि केंद्रीय नेतृत्व ने ये से उससे मुझको भेजा, लेकिन संवैधानिक संकट, कानूनी जो बाध्यताएं थी वो हमारे सामने आड़े आए, और उसके कारण हमको इस्तीफा देना पड़ा। आपने इसके द्वारा बीजेपी हाईकमान के, आप पीएम मोदी जी या अमित शाह ने इसके बारे में आपसे बात की थी, आपके मुख्यमंत्री का मतलब? देखिए, स्वाभाविक बातचीत होती है, लेकिन
ऑलरेडी जब संवैधानिक संकट हो गया तो मैंने स्वतः ही अपनी इच्छा से खुद ही मैंने जब समझा कि अब मैं विधायक नहीं रह सकता हूँ, चुनाव में नहीं जा सकता हूँ, तो ऑलरेडी फिर रह नहीं पाऊँगा, तो मैंने स्वयं इस्तीफा दिया, क्योंकि उसका जो समय सीमा थी वो भी पूरी होने जा रही थी। आपने कहा था कि आप जब चीफ मिनिस्टर थे आपके उस टेन्योर के दौरान कुंभ मेला तो हुआ था और सेकेंड वेव भी हुआ था। ये कुंभ मेला उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। आपको लगता है क्या थोड़ा और बेटर मैनेज हो सकता था, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि काफ़ी लोग ने अपने टेस्ट रिजल्ट्स को फॉर्ज किए थे। जो पहले सीएम थे उन्होंने एक इंक्वायरी, मिस्टर त्रिवेंद्र रावत ने इंक्वायरी मांगी है। आपको कुंभ मेला को लेके मतलब आपके क्या? देखिए, कुंभ मेला 12 साल में आता है, वो भावनाओं से हमारा जुड़ा हुआ है। और जब मैं शपथ लिया और अगले दिन ही एक महाशिवरात्रि और महास्नान था, तो उसको मैंने भव्य दिव्य बनाने का प्रयास किया है। कुंभ हो, ऐसा एक प्रयास था। हेलीकॉप्टरों से फूलों की वर्षा, ये सारी चीज़ें, अखाड़ों को पूरी तरह अच्छा स्नान। लेकिन भारत सरकार की जो गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन का पालन करना, RT-PCR हो, ये सारी हमने कहा कि उसको लेकर नेगेटिव का रिपोर्ट लेकर आए, वो हमने प्रयास किया है और लोग स्नान किए, अच्छा हुआ। और ये हमारा प्रयास था कि कुंभ भी हो और गाइडलाइन भी बरकरार रहे, और उसके लिए जितना हमको संसाधन जुटाने वो हमने जुटाए पूर्ण रूप से। तो उसके लिए जो कुछ भी हो सकता था वो हमने किया। आपको क्या लगता है, बिकॉज कुंभ एक सुपर स्प्रेडर माना जाता है, आपको लगता है कि ये एक रीज़न है फॉर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड? देखिए, है ये कुछ लोगों के द्वारा चलाया गया है, जो विपरीत मानसिकता के लोग हैं और जो शुरू से ही घोर विरोधी इस राष्ट्र के, इस देश के और हिंदुत्व के, उन हिंदुत्व के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त जो रहे हैं, और साथ ही मैं कहूँ कि हिंदू विरोधी इस तरह के लोग, उस मानसिकता के लोग चला। मैं आपको कहना चाहूँगा कि क्या महाराष्ट्र के अंदर कल भी आज भी और इतना ज़बरदस्त कोविड पॉजिटिव, नंबर 1 केरला, आपका पंजाब, NCR, बहुत सारा इस तरह का, तो क्या यहाँ कुंभ था? मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे यहाँ तो बाद में शुरू हुआ, और वो भी तब शुरू हुआ जब वहाँ इधर उधर स्टेटों के लोग जाना शुरू हुए, हमारे प्रवासी आए, अन्य लोग आए, उससे पहले नहीं। तो क्या यहाँ कुंभ था? मैं पूछना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर कुंभ था, केरला के अंदर कुंभ था, क्या NCR आसपास अगल बगल पंजाब में कुंभ था? तो नहीं था। तो यहाँ इतना तेज़ी से पीक पर इतना ज़बरदस्त कहाँ से हुआ? ये केवल बदनाम करने की साजिश थी, वो किया गया। मेरे प्रदेश के अंदर भी जब पीक पे था कोविड, पीक पर, तब भी हरिद्वार का कहीं नंबर नहीं था। नंबर 1 पे देहरादून, आपका नैनीताल, उधम सिंह जिला, हरिद्वार कुंभ के समय में भी ना कोविड में पीक पे था और ना आज भी पीक पे रहे। वो तो 4-5वें नंबर पे कहीं भी नहीं था। कैसे कह दूँ मैं? तो ये मैंने कहा ना, सोची समझी इस प्रकार की रणनीति, जो घोर इस तरह के विरोधी और जो इस प्रकार के मानसिकता के इस देश के विरोधी पहले से रहे हैं, उन लोगों के द्वारा ये चलाया गया षड्यंत्र ऐसा था। या मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि ये जो बताया जा रहा है ना, तो मैं कहता हूँ कि वो बताएं क्या सब जगह जो मैंने गिनाए, महाराष्ट्र, केरला, NCR, ये सारा पंजाब, अन्य प्रदेश, क्या यहाँ कुंभ था क्या? ये भी माना जा रहा है कि इस कुंभ की वजह से, क्योंकि इतने राष्ट्रों से लोग आए थे, इतने स्टेट से लोग आए थे, तो जब वो वापस गए थे तब वो इंक्यूबेशन पीरियड में स्प्रेड हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ, यदि ऐसा था तो मैं फिर कह रहा हूँ कि स्टेट के अंदर भी जहाँ मेरे यहाँ पॉजिटिव पीक पे हो, तब भी हरिद्वार का नंबर नहीं है,
पांचवा छठवां जाकर नंबर है, वहाँ तो कहीं इस तरह का नंबर, तो यदि होता तो पहले नंबर कहाँ, हरिद्वार तो पांचवा छठवें नंबर पे भी मेरे स्टेट में है और उस समय आया। दूसरा, यदि कोई अन्य स्टेटों में जाकर के वहाँ से आया तो हमने कहा नेगेटिव रिपोर्ट लेके आया जाए तो तत्काल सुरक्षित तो वापस जाए, और एक ये हमने किया। लेकिन वो जब गया होगा तो कितने स्टेट से गुजरते हुए गया होगा। आपका एनसीआर बगल से लग जाता है हमारा सारा, तो इधर तो पूरी तरह कोविड पीक पे था। अन्य जाते हुए कई स्टेट पड़ते हैं तो जाकर के कहीं और, तो बल्कि ये मैंने कहा ना कि ये जो कहना है तो ये एक योजना षड्यंत्र के तहत ये किया गया। कुंभ मेला के बाद चार धाम यात्रा जो उत्तराखंड में होता है, जो मतलब गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में, और उसके बाद वो इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो गया है, और इसके बाद कंवर यात्रा जो है यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में कैंसिल हो गया है। आपको क्या लगता है ये सही निर्णय लिया गया है? देखिए, जहाँ तक चार धाम यात्रा की बात करूँ, चार धाम यात्रा हमने उसकी पूरी तरह व्यवस्था और क्या क्या होना चाहिए उस और हम लोग बड़े थे। हमने हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, डॉक्टर पूरे चारों धामों में पूर्ण रूप से तैनात कर दिए थे, और रूट भी बढ़िया इस प्रकार का, हर तरह से होटल, रेस्टोरेंट के जो कर्मचारी, जो उनका मैनेजमेंट जो भी था, उन पे वैक्सीन लगाने का काम कर दिया था। ये वैक्सीन लगे और लग भी गए थे, शुरू किया था। ये सारी तैयारियां हमारी थी, लेकिन साथ साथ में शुरू में मैंने ये कहा था कि स्थानीय लोगों को वहाँ, आपको नहीं लगता कि अभी इसका कैंसिल होना या इंडेफिनिटली पोस्टपोन होना जरूरी था? नहीं, मेरा एक बिल्कुल कोविड को देखते जो थर्ड वेव की संभावना है उसको देखते हुए, लेकिन एक वहाँ पे पूजा पाठ ये सारा हमने किया था, खोल दिया था, चलता रहे। स्थानीय लोग वहाँ पे और RT-PCR लेकर के, ये वैक्सीन लगा करके, ये सब अपना स्थानीय लोग दर्शन करें, ये हमने किया था। साथ में कांवड़ यात्रा जब मैं था तभी मैंने वो कैंसिल कर दिया था कि कांवड़ यात्रा इस बार स्थगित की जाती है, ये मैं तब कर चुका था। इसका कारण क्या था कि कांवड़ यात्रा? इसका कारण ये था कि कांवड़ लोगों के एक तो भावनात्मक है और आस्था है, बहुत बड़ा आस्था का वो है, और लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग। तो संभव था कि जिस तरह थर्ड वेव की संभावनाएं सामने दिख रही हैं, तो उसको देखते हुए उसका स्थगित करना ही ठीक है, अच्छा रहेगा। पहले जान है फिर जहान है, तो यदि स्वस्थ हैं तो फिर सब कुछ है, तो पहले स्वस्थ रहें, ये हमारा था। अभी 2022 में अगले साल उत्तराखंड के इलेक्शंस होने वाले, स्टेट इलेक्शंस। आपको क्या आप CM फेस होंगे? अभी CM फेस कौन है बीजेपी की? देखिए, पहली बात तो है कि ये निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व का रहता है। केंद्रीय नेतृत्व ये निर्णय लेगा, और जब ये समय आएगा तब वो निर्णय लेगा। अभी हमारे की सरकार बढ़िया चलनी चाहिए, विकास उत्तराखंड का होना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं, बड़े संघर्षशील हैं, योग्य हैं, कर्मठ हैं और काम करने वाले हैं। उनके उसमें निश्चित है कि हम लोग उत्तराखंड का विकास करेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री ने मोदी जी के सानिध्य में और उनके जो मार्गदर्शन में हम पूरी तरह जो विकास के कार्य हैं नीचे तक पहुंचाएंगे। तो अगर धामी जी CM फेस बनते हैं, फिर आपको उससे कोई मैंने कहा ना, ये निर्णय केंद्र का होता है और केंद्र ये निर्णय करता है। ये वो निर्णय जब भी विषाएंगे तो नहीं करना, लेकिन हमारा विषय है कि विकास, और जो प्रधानमंत्री जी ने चौमुखी विकास उत्तराखंड का किया है, ये किसी से छुपा नहीं है, इतिहास जग जाहिर है। ट्रेन का जाना, ऑल वेदर रोड का जाना, जगह जगह ऐसे इस प्रकार चार धाम सड़क योजना, इतना काम प्रधानमंत्री के द्वारा। यही नहीं तो आपका अभी गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने का काम करना, और
18 वर्ष से ऊपर के नौजवानों को फ्री वैक्सीन लगाना, ये प्रधानमंत्री जी का जो विजन ही नहीं है, जो काम और वो दिखता है उसको आधार पे, विकास के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे विकास का। आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान रिपोर्ट्स भी थे कि मतलब पार्टी में इनफाइटिंग हुए थे। ये कितने सच है और क्या ये विकास के का मतलब जो रास्ते में आते हैं? कोई सच्चाई नहीं। इसमें कोई इनफाइटिंग की सच्चाई नहीं है। सर, आपसे पूछना था कि आप विकास की बात करें, टूरिज़्म उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौरान, कोविड के दौरान टूरिज़्म कैसे मैनेज हो रहा है? देखिए, उत्तराखंड का आने वाला जो संसाधन, चाहे बेरोजगार रोजगार देना हो और अन्य पूरा देश और दुनिया का जो वहाँ पर्यटक आता है उसको संसाधन, और मैं कह सकता हूँ ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कोविड के कारण हम लोग ये जो पर्यटन है, तीर्थाटन है, उसमें काफ़ी नुकसान हमको पहुंचा है। और आज भी पिछला 20 से जब कोविड शुरू हुआ तो बहुत सारे हमारा ट्रैवल्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, इन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो और बाहर के लोगों को भी हमने रोका है, इसलिए रोका कि वो स्वयं भी स्वस्थ रहें और भी स्वस्थ रहें। तो कोविड से हम सब लोग बचें, उस बचाव की दृष्टि से ये सब बंद किया। लेकिन फिर भी उसके बाद मार पड़ी है, झेल रहे हैं। और उसके कारण अभी भी पिछले दिनों में जब हुआ तो हमने 200 करोड़ का पैकेज भी उन जो लोगों को है, जो टूरिस्ट, जो होटल्स, रेस्टोरेंट और जो इस प्रकार के हैं, उनको देने का काम किया है। उनके कर्मचारियों को फ्री बिजली 6 महीने तक माफ़ करना, ऐसे टैक्स फ्री करना चाहिए, ऐसे में हमने किया। टूरिज्म इकोनॉमी का कितना बड़ा हिस्सा है और कोविड से कितना नुकसान हुआ? मैंने कहा ना कि अपने यहाँ तीर्थाटन, हमारे यहाँ 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इससे 6 महीने का जो तीर्थाटन है और जो आता तो लाखों लाखों की संख्या में, और उससे असर पड़ा है। हमारे बहुत सारे जो रोज़गार थे वो छिन गए हैं, बेरोजगार हो गए नौजवान, कई तरह का इसका उन पर असर पड़ा। होटल रेस्टोरेंट मैंने जैसे कहा, तो साथ ही पर्यटन का भी। तो इन दिनों पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी जो स्तर है, अपने आप में ही ऐसे ऐसे स्थान हमारे उत्तराखंड के अंदर है जो कि स्विट्ज़रलैंड से भी अच्छे हैं। स्विट्ज़रलैंड के लोगों ने तो उसको संवारा है, हमारे ऑलरेडी प्रकृति ने हमको इस प्रकार का एक दिया है। तो टूरिस्ट जिस तरह का आना चाहिए था संख्या में, वो हम कोविड के कारण, तो उससे आर्थिक दृष्टि से भी निश्चित है कि प्रभाव हम पे पड़ा है। सर, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और एक दिन पहले मॉनसून सेशन के एक पेगासस स्पाईवेयर की स्टोरी ब्रेक हुई थी, जहां काफ़ी लोग जो हैं सस्पेक्टेड हैं रिपोर्ट्स के द्वारा जो टारगेट लिस्ट में हो सकते हैं। उनमें से कोई केंद्रीय मंत्री हैं, फॉर्मर सीसी मिस्टर लवासा हैं, ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, कुछ मिस्टर तुगाड़िया भी हैं लिस्ट में जो पोटेंशियली टारगेट हो सकते हैं, और आरएसएस के भी कुछ लीडर्स हैं। सर, आपके बारे में, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, इसके बारे में हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारे वरिष्ठ लोग बोल चुके हैं, और मेरा ये कहना है कि ये केवल कांग्रेस को अन्य पर जनता ने नकार दिया है और कोई अस्तित्व रहा नहीं। तो इसलिए वो कोई ना कोई इस प्रकार का इशू और मुद्दा लेकर के आना, मैं ये कह रहा हूँ जो कह रहे हो कोई प्रमाण तो हो। अभी तो ऐसा कोई प्रमाण है ही नहीं, कोई विषय नहीं है सामने, तो केवल उसको ज़बरदस्ती तूल देना। हम कह रहे हैं कि यदि उनमें हिम्मत ताकत है तो और मुद्दों पे आए तो सदन को चलने दें, चर्चा होने दें। आपको नहीं लगता इस पे जांच होनी चाहिए? मैंने कहा ना, जो मुद्दा ही नहीं है, ज़बरदस्ती मुद्दा बनाना
और कहते हैं ना खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो हाल है। और इसलिए वो बौखलाए हैं। तो इसलिए इस मुद्दे की प्रमाण लाए ना। और हम कह रहे हैं कि यदि सच्चाई है तो हाउस चलने दें, जनता देख रही है, विकास के कार्यों को रोके मत और इस पे चर्चा करें, ध्यान में है। तो केवल हवाला करने से थोड़ी ना चलेगा भाई। कोविड के बारे में आखिरी 2 सवाल सर। सेकेंड वेव के बारे में हम बात करते हैं। उधर काफ़ी पूरे देश, इनफैक्ट मैनी अदर कंट्रीज़ ऑल्सो, मतलब लोगों इस बार बहुत गंभीर स्थिति थी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उन्हें काफ़ी लोग ने उन पे उंगली उठाई है कि आपने टाइमली ऑक्सीजन नहीं था, वैक्सीनेशंस नहीं थे। आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, सेकेंड वेव के बारे में किसी को कल्पना नहीं थी कि ऐसा आएगा। और बहुत सारे लोग हमारे बीच से चले गए, हताहत हुए हैं। लेकिन इल्ज़ाम लगाया गया है कि तैयारी नहीं थी। मैं ये नहीं कह सकता हूँ। और जितना तेज़ी से और जितना जल्दी प्रधानमंत्री ने जिन्हें संभाला, शायद ही किसी के हाथों में होता तो न जाने क्या हाल हो जाता है। और इतना जल्दी, मैं अपने प्रदेश की यदि बात करूं तो प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने समय समय पे हर प्रकार का सहयोग हमको दिया था। ऑक्सीजन से लेकर के आपका चाहे और भी हो, पीपी किट से लेकर के सारी चीज़ें जब हमने जो चाहा वो हमको उपलब्ध होती रही। और उसी का परिणाम रहा कि उत्तराखंड जिस तरह भारत को मोदी जी ने राहत दिलाने का काम जनता को किया, तो मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के अंदर भी प्रधानमंत्री जी की जिस तरह का एक कह सकते हैं, जिस प्रकार का उन्होंने पूरा एक इतिहास रचा कि कभी पीपी किट हमारे पास नहीं होते, हम दूसरे निर्भर होते थे, वो तक भी बाहर भेजने का अन्य कंट्रियों में काम किए हैं। वैक्सीन इतना तेज़ी से, तो हमारे यहाँ भी इतना जल्दी हमने राहत दिलाया कि 2 हॉस्पिटल तो भारत सरकार के द्वारा ही हमको मिले। DRDO की ओर से 500 बेड का ऋषिकेश में, 500 बेड का हल्द्वानी में, जो आज भी पूरी तरह सुसज्जित तैयार है। यदि ऐसे हमने जब कभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं होता था, मेरे उत्तराखंड में 3 प्लांट होते थे, आज हम लोग 48 प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसमें 28 प्लांट तैयार हो चुके थे। और हमने अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही नहीं तो जो आपका नीचे CSC होता है, पंचायत स्तर तक हमारा हॉस्पिटल, वहाँ तक हम ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो इतना तेज़ी से हमने काम किया है। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लग गया, आए दिन वैक्सीन तेज़ी से आपको नहीं लगता ये क्रिटिसिज्म जायज़ है? मैंने कहा ना कि इतना तेज़ी से काम हुआ, इतना जल्दी राहत दिला। मैं तो आज ये कह सकता हूँ कि यदि थर्ड वेव आता भी है तो उस दिन से हमारी पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड और देश के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह का विजन और जिस तरह उन्होंने काम किया है, तो आज मुझे लगता है कि थर्ड वेव के लिए हमारी पूर्ण तैयारी है। क्योंकि सांसद में कहा गया कि ऑक्सीजन डेथ नहीं हुई थी, तो इसके बारे में मैंने कहा ना, ये काफ़ी लोग थे जो ऑक्सीजन मतलब ढूंढ रहे थे, वो अस्पताल जा रहे थे ऑक्सीजन के लिए। देखिए, मेरे उत्तराखंड के अंदर तो ऑक्सीजन के कारण कोई डेथ नहीं हुई है। और यही है कि जो गंभीर हालत में थे वो अलग बात है, लेकिन बाकी हमने तो ऑक्सीजन और स्टेटों को भी हमारे यहाँ से गई है। इवन कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी हमसे ऑक्सीजन लेने की बात की, सभी अन्य। तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। मैंने कहा ना, आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं तो नीचे CSC तक हम लोग ऑक्सीजन प्लांट लगा चुके ना। तो मेरा आखिरी सवाल है, अभी 2022 में पोल्स आने वाले हैं, आपसे इसकी क्या आशा है? आपको क्या लगता है कि क्या निर्णय होगा? जनता की क्या वर्डिक्ट होगी? आपको लगता है कि कठिन लड़ाई होगी या बीजेपी फिर से वापस? देखिए, कोई लड़ाई नहीं। बीजेपी का एक ही विजन है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह के विकास के कार्यों को आगे ले जा रहे हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो मोदी जी ने कर दिखाया है, और जिसके कारण आज देश नहीं तो अन्य अदर्स कंट्रियां भी मोदी जी के पीछे खड़ी हो रही हैं।
वो विकास है, और विकास के मुद्दों को लेकर ही हम आगे जाएंगे और जीत हासिल करेंगे। तो क्या उत्तराखंड पोल्स में मोदी जी का मतलब मोदी जी पे इलेक्शन लड़ा जाएगा या एक सीएम कैंडिडेट? नहीं, मैंने कहा ना, मोदी जी के जो विकास के कार्य हैं और जो उन्होंने नीचे तक हमको विकास दिया है और उसको लेना, साथ में विकास, तो विकास का मुद्दा इशू हमारा बड़ा होगा। We have with us former CM of Uttarakhand, Mr. Rawat, who's also a parliamentarian. For more, stay tuned to theprint.in and follow us on our social media handles.